हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में संप्रेषण वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को इस यूनिट से 2 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से वो प्लेलिस्ट होगी। उसमें आपको ये 2 प्रैक्टिस सेट जो मैंने अपलोड किए हैं संप्रेषण यूनिट से वो मिल जाएंगे। उसके साथ साथ पुराने भी कई सारे प्रैक्टिस सेट वीडियो हैं, तो वहाँ पर उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है संप्रेषण के कवर करने का प्रयास करेंगे। वो भी प्रैक्टिस सेट की तरह मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर उसके बाद ऑप्शन को भी बताऊंगा और क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में डिस्क्राइब भी करूंगा, जिससे आपको जवाब देना भी आसान हो जाए। इसके साथ साथ अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का ये बटन होता है, इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को हमेशा पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, नए सिलेबस पे आधारित प्रश्न है, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास करिएगा। साथ ही इसके कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो के लास्ट में आप अपने टोटल स्कोर को भी मेंशन करिएगा कि इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि एक प्रभावी संप्रेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एक प्रभावी संप्रेषण करते हैं तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपकी आवश्यकता के अनुसार नहीं है, जिसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है अगर आप एक प्रभावी संप्रेषण करने वाले हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है भाषा पैटर्न को बदलने की, बी ऑप्शन दिया गया है उचित संकेतों की, और सी ऑप्शन दिया गया है सामग्री में दक्षता, और डी ऑप्शन दिया गया है आकर्षक व्यक्तित्व की। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है कि अगर आप प्रभावी संप्रेषण करते हैं तो इन चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी विकल्प को आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आकर्षक व्यक्तित्व की। अगर आप प्रभावी संप्रेषण करते हैं तो आपको आकर्षक व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो है अपने बोलने की शैली और शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें आप आकर्षक दिख रहे हैं या अच्छे नहीं दिख रहे हैं उसका महत्व नहीं है। आप किस प्रकार से बोल रहे हैं और किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है आकर्षक व्यक्तित्व से। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन डी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप एक प्रभावी संप्रेषण करते हैं तो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से किस शब्द को उसकी संदेशों की व्याख्या के लिए क्रोनेमिक्स शब्द से संबोधित किया गया है उसे। तो हमें बताना है कि क्रोनेमिक्स शब्द से किसको संबोधित किया गया है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है गंध, बी ऑप्शन दिया गया है स्वाद, और सी ऑप्शन दिया गया है समय, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समय। तो यहाँ पर क्रोनेमिक्स शब्द से जो जिसको संबोधित किया गया है वो समय को किया गया है। अगर आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि क्रोनेमिक्स शब्द से किसको संबोधित किया गया है तो आप हमेशा याद रखेंगे समय को जो है क्रोनेमिक्स शब्द से संबोधित किया गया है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता क्या करता है। तो यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न में साफ साफ पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता क्या करता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है एक चैनल है वो, बी ऑप्शन दिया गया है संदेश का कूट वचन करता है, सी ऑप्शन दिया गया है वह व्यक्ति है जो एक विचार का कूट लेखन करता है, डी ऑप्शन दिया गया है संदेश हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी होता है।
तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है कि संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता क्या करता है। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं जो भी सूचना या जानकारी को प्राप्त करता है, जो सुनता है, तो वो क्या करता है। इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संदेशों का कूटवचन करता है। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन आपने राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनल का उदाहरण है। इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है शोर, दूसरा ऑप्शन है संदर्भ, और सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष वार्तालाप, और डी ऑप्शन दिया गया प्रतिपुष्टि। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष वार्तालाप। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा संप्रेषण चैनल का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष वार्तालाप जो है आपका संप्रेषण चैनल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उसकी व्याख्या के बारे में सही है। इन चारों विकल्पों में से हमें उसको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यह सदैव नकारात्मक होती है। बी ऑप्शन दिया गया है यह सदैव सकारात्मक होती है। सी ऑप्शन दिया गया है यह मूल्यों, धारणाओं और पूर्व अनुभवों से संबंधित होती है। डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से आपका कोई आंसर सही नहीं है। तो आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह मूल्यों, धारणाओं और पूर्व अनुभवों से संबंधित होती है। प्रश्न में यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उसकी व्याख्या के बारे में सही है। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के संदर्भ में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि श्रवण क्या है। तो हमें इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि श्रवण क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रवण का मतलब सुनना होता है, लेकिन यहाँ पर चारों विकल्पों में से आप सभी को यह बताना है कि श्रवण क्या है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। बी ऑप्शन दिया गया है यह एक बाध्य कार्य है। सी ऑप्शन दिया गया है यह एक जो है स्वाभाविक होती है, यानी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और डी जो ऑप्शन दिया गया है एक सहज ढंग से घटने वाली शारीरिक प्रक्रिया है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको जो है सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। श्रवण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में किसको हम श्रवण के प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यह गैर मौखिक है। बी ऑप्शन दिया गया है यह मनुस्मृति पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन दिया गया है यह मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। और डी ऑप्शन दिया गया है यह सदैव मौखिक होता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताने का प्रयास करना है कि निम्न में किसको हम श्रवण के प्रति उत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है आपका। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल माना जाना चाहिए। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि इनमें से जो है सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल किसको मानना चाहिए हमें। पहला दिया गया है ऑप्शन सक्रिय श्रवण, और बी ऑप्शन दिया गया है हमें वस्तुपरक श्रवण, और सी ऑप्शन दिया गया है अप्रतिरोधी श्रवण, और डी ऑप्शन दिया गया है निष्क्रिय श्रवण। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताना है कि किसको हम सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल माना जाना चाहिए इन चारों विकल्पों में से हमें।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सक्रिय श्रवण जो होता है उसको हम जो है एक महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल मान सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना, बी ऑप्शन दिया गया है चिंता अभिव्यक्त करना, और सी ऑप्शन दिया गया है वक्ता के अर्थ की व्याख्या करना, और डी ऑप्शन दिया गया है वार्तालाप के माध्यम से अपनी राय प्रकट करना। इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना जो है एक ऐसी तकनीक है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा जो है प्रयोग की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हम प्रभावी श्रवण में शामिल कर सकते हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है असहमति की स्थितियों का निष्पादन, बी ऑप्शन दिया गया है विस्तृत विश्लेषण, और सी ऑप्शन दिया गया है संदेश का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निकालना, और डी ऑप्शन दिया गया है संदेश की प्रतिपुष्टि। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि किसको हम प्रभावी श्रवण में शामिल कर सकते हैं इन चारों विकल्पों में से। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। संदेश की प्रतिपुष्टि को जो है हम प्रभावी श्रवण में जो है शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रतीक, बी ऑप्शन दिया गया है गैर मौखिक, सी ऑप्शन दिया गया है प्रदर्शन, और डी ऑप्शन दिया गया है काइनेसिक्स। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताना है कि संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। उसको जो है काइनेसिक्स बोला जाता है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चेहरे की गतिविधियां जो भावनात्मक अर्थ को संप्रेषित करती हैं उसके संदर्भ में जो है प्रयुक्त किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से हमें उसको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया हमारा प्रदर्शन, बी ऑप्शन दिया गया प्रतीक, और सी ऑप्शन दिया गया चक्षु संपर्क, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से आपका कोई विकल्प जो है सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शन। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द चेहरे की गतिविधियों को जो कि भावनात्मक अर्थ को संप्रेषित करती हैं उसके संदर्भ में प्रयुक्त किए जा सकती हैं। तो प्रदर्शन को, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण के किस वर्गीकरण में स्पर्श को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है व्यापार संप्रेषण, बी ऑप्शन दिया गया है पारस्परिक संप्रेषण, और सी ऑप्शन दिया गया हमें व्यक्तिगत संप्रेषण, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से आपका कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पारस्परिक संप्रेषण। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से संप्रेषण के किस वर्गीकरण में स्पर्श को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तो पारस्परिक संप्रेषण में। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है भाषा पर पूर्ण नियंत्रण,
बी ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त शब्दावली और सी ऑप्शन दिया गया है आकर्षक व्यक्तित्व और डी ऑप्शन दिया गया है संपादित होने वाली सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाएगा इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आकर्षक व्यक्तित्व। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि इनमें से एक कथन जो है सत्य है, बाकी सब गलत हैं और सही वाले कथन को हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया है संप्रेषक में सहनशीलता होनी चाहिए। सी ऑप्शन दिया गया है संप्रेषक मृदुभाषी होना चाहिए और डी ऑप्शन दिया गया है संप्रेषक का अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो है आप सभी को राइट आंसर बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए। यानी कि जिस चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है अगर उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा तो वो अच्छा संप्रेषण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संप्रेषक को जो है सही बोध होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का भाग है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है चक्षु संपर्क, बी ऑप्शन दिया गया है सिर हिलाना और सी ऑप्शन दिया गया है स्पष्टीकरण मांगना और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से आपका सभी ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी जो है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा सक्रिय श्रवण का भाग है। तो चक्षु संपर्क भी जो है सक्रिय श्रवण का भाग है, सिर हिलाना भी इसका भाग है और ऑप्शन सी स्पष्टीकरण मांगना भी जो है सक्रिय श्रवण का भाग होता है। तो इस स्थिति में जो है हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको चारों विकल्पों में से तीनों विकल्प आपको सही लगते हैं तो उस स्थिति में जो नीचे का जो ऑप्शन दिया रहता है उपरोक्त में से सभी जो है आपका सही है, उस विकल्प को जो है आपको सही आंसर लगाना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन श्रवण कब सफल होता है। अगर हम मूल्यांकन श्रवण करते हैं तो वो किस स्थिति में सफल होता है या कब सफल होता है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संदेश में निहित उद्दीपनों के बीच के भेद को समझते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है निष्कर्ष निकालते हैं और सी ऑप्शन दिया गया है संदेश में कहे गए तथ्यों का गंभीर रूप से सटीकता के साथ आकलन करते हैं और डी ऑप्शन आपका जो दिया गया है उपरोक्त में से आपका कोई भी विकल्प जो है सही आंसर नहीं है। तो इस प्रश्न का आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से आपका कोई भी आंसर जो है सही नहीं है। मूल्यांकन श्रवण कब सफल होता है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आप सभी से पूछे जाते हैं जिनका जो है चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर सही नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा विकल्प दिया जाता है कि इसमें से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि इन चारों विकल्पों में से कोई भी आंसर सही नहीं है तो उस स्थिति में आपको उपरोक्त में से कोई भी कथन जो है या कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं है उस विकल्प का चुनाव करना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक प्रभावी संदेशवाहक कौन होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है एक हास्यपूर्ण वक्ता है। बी ऑप्शन दिया गया है अभिनय संबंधी प्रतिभा से पूर्ण हो। सी ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट हो। डी ऑप्शन दिया गया है मातृभाषा में संप्रेषण करता हो। तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि एक प्रभावी संदेशवाहक कौन हो सकता है इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट हो। तो वो जो है एक प्रभावी संदेशवाहक जो है हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण का संदेश प्राप्तकर्ता पर
क्या प्रभाव होने चाहिए, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह इसका आनंद प्राप्त करे, बी ऑप्शन दिया गया है वह संदेश को कंठस्थ करे, और सी ऑप्शन दिया गया है वह संदेश दूसरों को संप्रेषित करे, और डी ऑप्शन दिया गया है इसके बारे में विचार करे। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसके बारे में विचार करें। प्रश्न में आप सभी से यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से प्रभावी संप्रेषण का संदेश प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव होने चाहिए, तो इसके बारे में वह विचार करे, इस प्रकार का जो है संप्रेषण होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रभावी कब होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है स्रोत आकर्षक और सत्तावादी हो, बी ऑप्शन दिया गया है संदेश लक्षित दर्शकों को संज्ञान में लेकर नियत किया गया हो, सी ऑप्शन दिया गया है इसमें कि आधुनिक संप्रेषण प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता हो, और डी ऑप्शन दिया गया है कि संदेश प्राप्तकर्ता निष्क्रिय घटक हो। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि संप्रेषण प्रभावी कब होता है इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संदेश लक्षित दर्शकों को संज्ञान में लेकर नियत किया गया हो तो उस स्थिति में संप्रेषण प्रभावी हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने प्रश्न आप सभी को कराएं ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही रेलिवेंट होंगे। नए सिलेबस पे आधारित सभी प्रश्न हैं। इसके साथ साथ एक आध प्रश्न वैसे भी होंगे जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके होंगे। कमेंट में जो है आप बताइएगा, अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होगा किसी भी प्रश्न को लेकर या कोई भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब जो है 100% देने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही साथ जो है किसी आपको विशेष टॉपिक पे या कोई टॉपिक पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास कर सकता हूं। इसके साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। तो और वीडियो को आप शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि जो कुछ भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करता हूं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको इससे लाभ मिल रहा है तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। इस यूनिट से मैं आप सभी को अभी 2 से 3 वीडियो और प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं 100+ क्वेश्चन जो है इस यूनिट से आप सभी को कराऊंगा। ये जब 100+ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उसके बाद मैं आप सभी को जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी संप्रेषण या संचार के यूनिट से प्रश्न पूछे गए हैं विगत 10 वर्षों में, उन सभी प्रश्नों को एक जगह संकलित करके जो है मैं आपको वीडियो के फॉर्म में उसको प्रोवाइड कर दूंगा राइट आंसर के साथ। तो ये जो आपके 5 प्रश्न एग्जाम में बनने हैं बहुत ही इजी वे में कम मेहनत के साथ जो है आप ये 5 प्रश्न जो है कवर कर लेंगे। आपका ये 5 प्रश्न राइट हो जाएगा संप्रेषण के यूनिट से। तो आप वीडियो को सीरीज जितने प्रैक्टिस सेट के सीरीज में आपको करा रहा हूं इस यूनिट से तो आप उनको अच्छे से फॉलो करें। और पहली बार में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो आप दोबारा उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसका चार्ज कोई तो लगता नहीं। तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार जो है इन प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए व्यूअर हैं, अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे लगभग सभी एग्जाम से जुड़े जो है वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या स्टडी मटेरियल हो, तो उन सभी पर जो है वीडियो आपको इसमें मिलते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।